हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट्स को सिंपलेस्ट वे में समझने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये अकाउंट्स की नींव है, इसी पे ही हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स बेस्ड है, तो हमें ध्यान से सुनना है। नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालना है या फिर मेल करना है। कोई भी डाउट्स अपना अनसॉल्व नहीं रहने देना। तो आज हम समझेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्या इसके फीचर्स है, क्या है, क्यों इसकी नीड है। प्लस अकाउंटिंग अजम्पशन समझेंगे, गोइंग कंसर्न क्या होती है, कंसिस्टेंसी क्या होती है और एक्रूवल की क्या होती है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो हमारा जो बेस है, जो नींव है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसे ही अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए जो हमारा बेस है, जो हमारी नींव है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। और इसी चैप्टर में हम समझेंगे कैसे हम अपने अकाउंट्स की नींव को, अकाउंट्स के बेस को स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कमिंग क्लासेस में बहुत ज़्यादा कनेक्ट होगा ये। तो हम इस चैप्टर को क्या करना है, ध्यान से समझना है। ध्यान से समझने के लिए मेरे साथ बने रहना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि देखो, अगर हम कुछ भी चीज़ सीखते हैं, जैसे कि हम लेट्स एन एग्जांपल, अगर हम समझे इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश ऐसे थोड़ा ना कि हमें फट से आ जाएगी। सबसे पहले तो हमें क्या करने पड़ेंगे, इंग्लिश सीखने के ही रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। रूल्स मतलब हमें ग्रामर सीखनी पड़ेगी। ग्रामर में क्या है, हमें आर्टिकल सीखने पड़ेंगे, किस चीज़ के साथ ए लगता है, किस चीज़ के साथ एन लगता है, किस चीज़ के साथ द लगता है। ऐसे ही हमें क्या सीखने पड़ेंगे, टेंस सीखने पड़ेंगे, वर्ब सीखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तब जाके हमें समझ आएगी कि हाँ, इंग्लिश ऐसे बनती है, सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं। ऐसे ही अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल सीखने पड़ेंगे। अकाउंट के प्रिंसिपल को यूज करना पड़ेगा, तभी हम अपने अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं, तभी हम अपने अकाउंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश के साथ साथ मैं आपको हिंदी का एग्जांपल दी, तो हिंदी में भी तो यही है। अगर हमें हिंदी की लैंग्वेज सीखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारी अपनी मात्रा वगैरह का सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम अपने हिंदी के सेंटेंसेस पूरे बना सकते हैं, किसमें बड़े ई की मात्रा लगेगी, किसमें ओ की लगेगी। तो हमें कुछ भी सीखना हो, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। अगर हम अपना साइंस का भी एग्जाम्पल ले, हम अपना साइंस का भी देखें तो साइंस में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, किसके साथ क्या मिलकर वाटर बन जाता है, H2O बन जाता है। ऐसे साइंस में भी अपनी चीज़ें दे रखी है। तो ऐसे ही अकाउंट्स को भी मेंटेन करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अब मैं एक चीज़ का और एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर आपने मोहब्बतें पिक्चर देखी हो, मोहब्बतें पिक्चर में क्या बोलता है, अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, अगर आपने मेरे प्रिंसिपल, अगर आपने मेरे सिद्धांत फॉलो नहीं किए तो आप मेरे इस गुरुकुल से निकल सकते हैं। ऐसे अकाउंट्स भी यही बोलता है, अगर आपने मेरे प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए तो आपके अकाउंट्स ढंग से मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, जो भी अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, कि उनको अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स भी दिमाग में रख के आगे अकाउंट्स बनानी पड़ेगी, वरना उनके अकाउंट्स ढंग से मेंटेन नहीं हो पाएगी। अब हमने जो समझा है उसको हम पहले डेफिनेशन से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद में डेफिनेशन के एक एक वर्ड्स का आपका मतलब समझा के आपको डेफिनेशन अभी की अभी पूरी अच्छे से याद करा दूंगी। क्लियर। तो क्या बोलता है अकाउंट्स की प्रिंसिपल की डेफिनेशन, अ सेट ऑफ लॉज, रूल्स, नॉर्म्स define the way accounts are prepared to maintain uniformity, adopted by accountant for recording transactions globally. Clear? ठीक है। अब क्या है मैम, हमने जो पढ़ा है उसको हम समझते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, एक लॉ है, या फिर रूल्स है, या फिर क्या है, नॉर्म्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या सीखनी पड़ेगी, ग्रामर। ऐसे ही अकाउंट सीखने के लिए मुझे लॉज समझने पड़ेंगे, मुझे रूल समझने पड़ेंगे, मुझे नॉर्म समझने पड़ेंगे, जो कि क्या बताता है कैसे हम अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, कि किस लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, मतलब सिमिलैरिटी सेम लाने के लिए। किस लिए सेम, कि देखो, अब जैसे मैंने बिजनेस बनाया, मैं ए हूँ और एक मेरा फ्रेंड है बी, उसने बिजनेस बनाया।
हम दोनों ने बिजनेस बनाया, हम दोनों कह रहे हैं हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो हमारा जो तीसरा एक फ्रेंड है सी आया, सी ने बताया अच्छा तुम दोनों का बिजनेस कैसे चल रहा है, तो मैंने भी बोला बहुत अच्छा चल रहा है, बी ने भी बोला बहुत अच्छा चल रहा है। तो उसने कहा अच्छा अगर तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो दिखाओ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दिखाओ अपना अकाउंट दिखाओ, तो मैं देखूँ कि तुम्हें एक्चुअली में अच्छा चल रहा है, सिर्फ तुम मेरे सामने इशू कर रहे हो। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने अकाउंट दिखा दिए और बी ने भी अपने अकाउंट दिखा दिए। तो मैंने तो सारे अच्छे से अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करके अपना अकाउंट्स मेंटेन किया, किसको मेरे को क्या चीज़ माननी है, किसको मेरे को एसेट्स मानना है, वो सारी चीज़ें मैंने अपनी फॉलो की है, सारे प्रिंसिपल फॉलो की है। बी ने क्या किया, बी ने कोई भी प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, उसने ऐसे ही अपना अकाउंट्स मेंटेन कर। तो सी ने जब अकाउंट्स देखे तो मेरा क्या है, मेरे जो अकाउंट्स की ट्रू एंड फेयर पिक्चर आएगी, एक्चुअल में पता लगेगा कि मेरा जो बिजनेस है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा, मुझे लॉस हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मेरे अभी कितनी वेल्थ है, वो सारा मुझे पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने अच्छे से अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करके बनाया अपना अकाउंट्स। लेकिन बी ने क्या किया, बी ने ऐसे ही कुछ ना कुछ रफली बना दिया, उसने कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया। तो सी क्या कहेगा, सी मेरे बिजनेस पर रिलाई करेगा, क्योंकि मेरे बिजनेस बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर दिखा रहा है, फेयर एंड ट्रू पिक्चर दिखा रहा है। और बी क्या कर रहा है, बी ने ऐसे ही अकाउंट्स बनाए हुए हैं, कुछ भी प्रिंसिपल फॉलो नहीं किए। तो सी क्या करेगा, सी कहेगा ए मैं तैयार हूँ, मैं मेरा भी मन है मैं तेरे साथ और इन्वेस्ट करूँ, तेरे बिजनेस को और एक्सपेंड करूँ। लेकिन वो क्या करेगा, बी को एग्री नहीं होगा, बी के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों नहीं एग्री होगा, क्योंकि बी ने तो कुछ चीज प्रिंसिपल्स फॉलो ही नहीं किए। तो क्या होता है, सबको ही फॉलो करने पड़ेंगे, तभी की तभी उनका एक्यूरेट पिक्चर आएगी। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, लॉ है, एक सेट है, एक सेट है किसका, लॉ का, रूल्स का या फिर नॉर्म्स का, जो कि बताता है, जो कि डिफाइन करता है, जो कि क्या डिफाइन करता है बच्चों, कि हमें अकाउंट्स कैसे मेंटेन करनी है। और दूसरा पॉइंट्स क्या है, दूसरा पॉइंट है ये सारे सारे अकाउंटेंट ने इसको एडॉप्ट किया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया वाले लोगों ने अडेप्ट किया है इसको, सिर्फ इंडिया वाले लोगों ने ही अडॉप्ट किया है इसको। क्या किए, और जितनी भी सारी बाहर की कंट्रीज है जैसे अमेरिका वगैरह, जहां पर भी अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहा है, जहां पर भी अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है, एवरीवन हैव टू फॉलो इट, हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि यूनिफॉर्मिटी आए। अब सपोज जैसे कि अमेरिका में एक बिजनेस है, तो एक इंडियन इन्वेस्टर है, मतलब इंडिया में कोई पर्सन रहता है, उसका मन है कि वो बाहर जाके इन्वेस्ट, तो क्या करता है, वो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स निकाल, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट स्टडी करता है। अगर उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं फॉलो हुआ, तो इंडियन इन्वेस्टर को कुछ उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी, उसको समझ नहीं आएगा उसने अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया। तो क्या है, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए क्या हो रहा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं जो कि वर्ल्ड वाइड फॉलो हो रहे हैं, हर कोई इसको फॉलो करे अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में क्या है, मेरे लिए टाइमिंग 7 बजे की, और मेरी ही क्लासमेट है सपोज बी, मैं ए हूँ, मेरे लिए टाइमिंग 7 बजे की, बी है, बी के टाइमिंग 8 बजे की। तो मैं क्या हो रहा है, मेरा जो लेक्चर है वो मैं अटेंड कर पा रही हूँ, बी जो है वो लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रहा 7 से 8 वाला। तो क्या है, हर तो ऐसे ही स्कूल्स में भी प्रिंसिपल बने हुए हैं कि 7 बजे सब लोगों को स्कूल में पहुंचना है। ऐसे ही अकाउंट्स में भी प्रिंसिपल बने हुए हैं कि हर किसी को ये चीज़ फॉलो करनी है, जिससे ट्रेड ट्रू एंड फेयर व्यू आए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, बुक्स का, अकाउंटिंग बुक्स का। तो यही चीज है, हर चीजों में ही प्रिंसिपल फॉलो होता है, डे टू डे में भी हर कोई ही प्रिंसिपल फॉलो करता ही है। तो ऐसे ही अकाउंट्स में भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो कि फॉलो करने पड़ेगी अगर अकाउंट्स हमें सही से मेंटेन करना है। तो बेसिकली जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या होगी, एक सेट है, क्या है बच्चों, साथ के साथ मेरे साथ बोलना शुरू करो, एक सेट है लॉज का, रूल्स का, नॉर्म्स का, जो कि डिफाइन करता है किस वे में हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए अडॉप्टेड किया है। किसने अडॉप्ट किया, अकाउंटेंट ने। किस लिए अडॉप्ट किया अकाउंटेंट ने, कि वो रिकॉर्ड कर पाए ट्रांजेक्शन को वो लिख पाए ग्लोबली, हर कोई, ठीक है, ग्लोबली मतलब वर्ल्ड वाइड, हर कोई इसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अडॉप्ट करता है, ठीक है। अब क्या है, इसके फीचर्स क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स की बात आए तो बच्चों इसके फीचर्स है, सबसे पहला इसका फीचर्स है, मेन जो है ये मैन मेड है, ये मैन मेड है, मतलब कि हम जैसे तुम जैसे लोगों ने ही बनाया है, किस पे लॉजिकली बनाया है और एक्सपीरियंस पे बनाया है, ये नहीं है कि ये नेचुरल है, ये नेचुरल नहीं है। जैसे कि जो साइंस में चीज़ें होती है, H2 के साथ किसी को चीज़ों को मिलाते तो वो H2O बन जाता है, ऐसे करके
तो ऐसे ही वो नेचुरल चीज़ नहीं है, इसमें ये क्या है, मैन मेड है, ये हम जैसे तुम लोगों ने ही बनाया है काम कर कर करके, बेस्ड लॉजिक्स पे, एक्सपीरियंसेस पे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट फीचर्स क्या है बच्चों इसका, ये मैन मेड है। सेकंड फीचर क्या है, फ्लेक्सिबल है, ये रिग्ड नहीं है। फ्लेक्सिबल क्या है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको मोड़ तड़ोड़ सकते हैं, अगर हमें लगता है कि इस प्रिंसिपल में ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल है, ये रिग्ड नहीं है, इसका ये सेकंड फीचर मैन मेड। सेकंड फीचर इज फ्लेक्सिबल। थर्ड फीचर क्या है बच्चों, ये क्या है, सबने ही एक्सेप्ट किया हुआ है। सबने ही एक्सेप्ट किया हुआ है मतलब कि आप ये याद रख लो, गैप है ये। गैप का क्या मतलब है, जनरली एक्सेप्टेड, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि मैंने आपको बताया, ऊपर भी बताया था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की डेफिनेशन में ग्लोबली एक्सेप्टेड है, हर किसी ने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो ऐसे ये क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, क्लियर, सबके द्वारा ही एक्सेप्टेड है। फीचर्स हमारे अभी यहाँ की यही याद हो गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की डेफिनेशन आपको याद हो गई बच्चों, समझ भी आ गई, याद भी होगी आपको, फीचर भी समझ आ गए। 3 फीचर्स हमारे, मैन मेड है, फ्लेक्सिबल है और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट हमारा है नेसेसिटी है। नेसेसिटी क्या है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत ही क्यों है, अगर हमें वो चीज़ समझ आ जाए तो वो चीज़ हमें ढंग से समझ आएगी। तो अब हम समझते हैं कि इसकी ज़रूरत ही क्यों है अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। सबसे पहली बात है, देखो जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया है, मैंने आपको ऊपर क्या एग्जाम्पल दिया है, मैंने कहा था कि ए मैं हूँ, मैंने क्या किया हुआ है, बिजनेस शुरू किया, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई। बी ने भी बिजनेस शुरू किया, उसने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाई। तो सी ने क्या, कैसी है का मूड किया हुआ कि मैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट करूँ। तो ए कह रहा है मेरा भी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बी कह रहा है मेरा भी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो सी हो गया कंफ्यूज कि मैं किस में इन्वेस्ट करूँ। तो सी ने क्या किया, हम दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स देके हमारे अकाउंटेंट को बोला कि मुझे अकाउंट्स दिखाए इसके। मैंने क्या किया था, मैंने प्रॉपर सब कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह सारी चीज़ें फॉलो की थी, और बी ने कुछ नहीं किया हुआ था। तो सी को क्या हुआ, मेरे ऊपर ही लाई हुआ कि मैंने सब कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किया। तो सी किसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहेगा, ए के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेगा। बी को वो नहीं इन्वेस्ट करेगा क्योंकि वो उसको ट्रस्टवर्दी लग ही नहीं रहा। तो क्या है, सबसे पहला हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट सभी यूजफुल है तब अगर हम रूल्स, नॉर्म्स और लॉज फॉलो करेंगे, ठीक है। नेसेसिटी क्यों है, यूजफुल ओनली व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड विद सम सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। सेकंड क्या है, यूनिफॉर्मिटी और कंपैरिजन भी है, यूनिफॉर्मिटी भी हो और कंपैरिजन के लिए भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल की ज़रूरत है। देखो कंपैरिजन क्या है कि अगर मैं वही कह रही हूँ कि ए ने इसके, इसी में एग्जांपल देते हैं, उसने हमारी ए और बी की दोनों की बुक्स क्या किया, कंपेयर किया। तो अगर हमने सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल से, दोनों ने सेम प्रिंसिपल्स यूज़ किए हो तो उसके लिए कंपैरिजन बहुत इजी हो जाएगा। अगर बी ने कुछ और प्रिंसिपल्स यूज़ किए होंगे, मैंने कुछ और प्रिंसिपल्स यूज़ किए होंगे, तो सी के लिए कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा कि वो किस में इन्वेस्ट करे। तो अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल वर्ल्ड वाइड एवरीवन फॉलो करेगा, ग्लोबली फॉलो होगा, तो कंपैरिजन भी बहुत ईजी हो जाएगा। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्यों यूज होता है, बेसिकली बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, कि ढंग से अंडरस्टैंडिंग हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ढंग से अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, क्लियर। ये हमारी होगी नेसेसिटी, ये हमारे हो गए फीचर्स, ये हमारे हो गए अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब हम आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल को। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसको आगे 2 चीज़ों में कैटेगराइज किया हुआ है। एक होते हैं हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एजम्पशंस भी बोलते हैं। और दूसरी हमारी क्या होती है बच्चों, अकाउंटिंग कन्वेंशन। आज हम अपनी क्लास में क्या करेंगे, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशंस को पढ़ेंगे, उसको हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशंस, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या फिर अजम्पशन। अजम्पशंस क्या है बच्चों, अजम्पशन से आपको पता लग रहा है कि कुछ चीज़ एज्यूम करना, कुछ चीज़ मान लेना कि ये ठीक है, ये चीज़ ऐसे ही होगी, एज्यूम कर लेना। देखो जो भी हमारे टर्म्स है उसका मतलब कुछ ना कुछ होता है, उसी से हम क्या करेंगे, कोरिलेट करके पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या निकला। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट या अजम्पशंस का क्या मतलब होता है, कुछ अजम्पशंस, कुछ अजम्पशन हमें दिमाग में रखनी है जिसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी प्रिपेयर करें। क्या है, कुछ अजम्पशन हमें कंसिडर करनी है जिसके बेसिस पे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसके बेसिस पे हम अपनी अकाउंट्स मेंटेन करें। देखो अब डेफिनेशन के साथ हम करते हैं कोरिलेट।
अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ एजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस एंटिटी आर प्रिपेयर्ड। मतलब कुछ हमें चीजें ऐसी माननी है, हमें दिमाग में मान के चलना है कि ये चीज होती ही है, उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं बिजनेस एंटिटी को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह लो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कह लो, वो चीज हमें मेंटेन करनी है। क्लियर, हमें समझ आया अकाउंटिंग कंसेप्ट एजम्पशंस का मतलब कि कुछ एजम्पशंस है, कुछ चीज है जिनको हमें मान के चलना है, ये चीज ऐसी ही होती है जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं वो कौन कौन सी एजम्पशन है जो हमें दिमाग में लेके चलनी है कि ठीक है ये चीज ऐसे ही होती है। तो सबसे पहले हमारी एग्जाम्पशन है वो है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न, गोइंग का क्या मतलब है बच्चों, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करें तो चलना, चलना। और कंसर्न का क्या मतलब है बच्चों, बिजनेस। तो इसका क्या मतलब निकल के आया कि चलता रहना है बिजनेस, बिजनेस को चलते रहना है। मतलब कि हम ये मान के चलेंगे दिमाग में कि जो मेरा बिजनेस है ना वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ये नहीं सोचेंगे कि वो 1 साल में बंद हो गया, 6 महीने में बंद हो गया। हमें क्या दिमाग में लेकर चलना है कि वो इनडेफिनेट टाइम तक अपना हम बिजनेस को प्रोसीड करते रहेंगे। देखो अगर हम ये सोचेंगे 2 महीने में बंद हो जाए, 4 महीने में बंद हो जाए, तो हमें बिजनेस करने में मजा ही नहीं आएगा। हम ये सोचेंगे छोड़ना यार बिजनेस, 2 महीने में तो बंद होने वाला है, क्यों इसमें इतना मत्था मच्छी कर। तो सबसे पहले हम जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो किस माइंड से करेंगे कि जो मेरा बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न है, वो सिर्फ चलता ही रहेगा। देखो अब हम डेफिनेशन के साथ इसको थोड़ा सा लिंक करते हैं। द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होल्ड दैट अ बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर ए इनडेफिनेट पीरियड। हमें क्या याद रखना है, इसका कीवर्ड क्या है बच्चों, इनडेफिनेट पीरियड। इनडेफिनेट पीरियड तक आपका बिजनेस चलता रहेगा। और अगर हम लॉजिकली भी देखें तो अगर हमें ये लगेगा कि हमारा 2-4 महीने में बंद हो गया तो हमारा सारा का सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा बिजनेस में, हम कुछ बिजनेस करना ही नहीं चाहेंगे, हम कुछ मेहनत ही नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, सेकेंड बच्चों क्या है, इसमें क्या है, देयर इज नो इंटेंशन, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है, देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस और रिड्यूस इट्स साइज सिग्निफिकेंटली। कि हमारा कुछ भी इंटेंशन नहीं है, कुछ भी माइंड नहीं है कि हम इस बिजनेस को बंद कर दें या फिर इसका साइज को हम कम कर दें। क्लियर। तो सबसे पहले बच्चों जब भी अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो क्या मान के चलोगे कि हमारा जो बिजनेस है वो लाइफ टाइम तक चलता रहेगा, इनडेफिनेट पीरियड तक चलता रहेगा। आगे मैंने चलाया, आगे मेरे आगे बच्चे चलाएंगे, उनके आगे बच्चे चलाएंगे, हम दिमाग में यही चल के अपना बिजनेस बुक्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, देखो अभी जो हमने अपनी सारी टेक्निकल टर्म वाली क्लासेस में कितनी सारी चीजें पढ़ी है। हमने क्या पढ़ा था, हमने एक पढ़ा था अपना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक हमने पढ़ा था रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा हमने पढ़ा था बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर, यही चीज पढ़ी थी हमने। तो अगर हम ये मान के ही नहीं चलेंगे कि हमारा गोइंग कंसर्न है, चलता हुआ बिजनेस है, तो हमें जरूरत ही क्या है कि किस चीज को हम, कौन से एक्सपेंसेस को हम रिवेन्यू माने, कौन से हम कैपिटल माने। क्योंकि अगर हम सोचेंगे 2 महीने में हो जाए तो हम सारे एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे, रिवेन्यू मान के बैठ जाएंगे, फिर तो हमें डिफ्रेंशिएट करने की क्या जरूरत है। क्योंकि देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम उसको ले जाते हैं बैलेंस शीट में। जैसे कि मैंने आपको वहां पर बताया था कि जो हम कोई एसेट खरीदते हैं उसको हम क्या मानते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या मानते हैं, किसको मानते हैं, जो हमारे डे टू डे जो हमारे खर्चे होते हैं, जैसे कि मेरे बिजली का खर्चा हो गया, मेरे पानी का खर्चा हो गया, मेरे सैलरी का खर्चा हो गया, ये सारे एक्सपेंडिचर को क्या मानती हूँ मैं, रिवेन्यू। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को मानती हूँ जो मेरे फ्यूचर में भी काम आएंगी चीजें। ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, अगले महीने कुछ और होंगे, हर महीने का खर्चा है। और कैपिटल मतलब मैंने एक बार इन्वेस्ट कर दी, वो सालों साल तक चलेगी। जैसे कि मैंने क्या था आपको एसेट, हमने एक बिल्डिंग खरीद ली, वो सालों साल तक हम उसमें रहेंगे। वो हमारा मर्जी है कि हम उसको जल्दी बेच दें या नहीं बेच दें, लेकिन एक बार वो एसेट तो हमारी आ गई और हम क्या करते हैं उसको हर साल थोड़ा 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 क्या करते हैं, डेप्रिशिएट लगाते जाते हैं। वो आगे वाले चैप्टर में आप अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर यही है कि जो भी हम चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर में लेते हैं वो धीरे 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 हम क्या करते हैं, उसको हर साल थोड़ी 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 बुक्स में से उसका खर्चा माइनस करते रहते हैं। वो डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो गोइंग कंसर्न इसलिए भी गोइंग कंसर्न का मेन यही मोटिव है कि हमें बिजनेस ये सोच के चलाना है कि बिजनेस गोइंग कंसर्न है, वो चलता रहेगा। और इसलिए हम अपने डिफ्रेंशिएट भी करते हैं, कौन से मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन से मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और देखो क्या है, हम लोन्स वगैरह लेते हैं, लोन्स वगैरह क्या हो, हमने
10 लाख का लोन लिया, तो हम क्या कहते हैं उसको, हम कमिंग ईयर्स में तेरे को पे ऑफ कर देंगे। हम साल की, महीनों की अपनी इंस्टॉलमेंट्स बांध लेते हैं, किस्तें बांध लेते हैं। तो हम लोन ही क्यों लेंगे, जब मुझे ये होगा कि मेरे को 6 महीने में या 1 साल में ही अपना बिजनेस खत्म करना है। तो लोन, अगर हम लोन की भी मुझे अकाउंटिंग करनी है तो यही दिमाग में लेके चलना है कि मेरा बिजनेस चलता रहेगा। क्लियर, क्योंकि वो सामने वाला मुझे लोन देगा ही नहीं, उसको तो यही पता होगा किसका तो 6 महीने में बिजनेस खत्म हो जाएगा, तो ये मुझे कैसे लोन देगा वापस। क्लियर, फर्स्ट अजम्पशन दिमाग में बैठ गई, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना, बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है, क्लियर, फर्स्ट अजम्पशन बिल्कुल क्लियर होगी। सेकंड अजम्पशन बच्चों क्या है, सेकंड अजम्पशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है मेरी, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का सबको ही मतलब पता है, कंसिस्टेंस रहना मतलब एक चीज जो आपने ठान ली ना उसको कंसिस्टेंटली आप करते रहेंगे। जैसे कि अगर मैं इसका अपना डेफिनेशन पढ़ूं, कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि आपने the consistency principle hold that accounting practices once selected or adopted should be applied consistently year after year। मतलब एक जो प्रिंसिपल है, एक जो प्रैक्टिस है, जो आपने आज उसको अडॉप्ट कर ली है, आज उसको यूज में ले ली है, वो ईयर आफ्टर ईयर हर साल आप उसको सेम प्रैक्टिस ही यूज करनी है। क्लियर, तो कंसिस्टेंट रहना है, मतलब कि देखो आज आपने कुछ चीज, सपोज आपने आगे जाके हम चैप्टर में पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन वाले, हमारे क्या है, 2 फॉर्मूलेज है, 2 टाइप्स है हमारे, 2 मेथड है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। एक होता है SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा होता है हमारा WB मेथड, दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो अगर मैं इस साल में अपना स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही हूँ तो मुझे आगे आने वाले सालों में भी मैं क्या करूंगी, SLM मेथड ही यूज करूंगी। मैं चेंज नहीं होंगी कि मैं WDB मेथड ना यूज कर ली। क्लियर, तो मतलब मुझे क्या है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। जो पॉलिसीज, जो प्रोसीजर्स मैंने इस साल में यूज किए हैं वो आगे आने वाले सालों में भी मैं सेम पॉलिसीज प्रोसीजर यूज करती रहूंगी। क्यों यूज करती रहूंगी, सपोज जो स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका जो डेप्रिसिएशन निकल रहा है वो 100 रुपये निकल रहा है, लेट्स एन एग्जाम्पल, और WDB में आपका निकल रहा है 200 रुपये निकल रहा है। तो आपने इस साल तो अपना, आपको लगा कि आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक, तो आपने SLM बेसिस पे डेप्रिसिएशन ले लिया 100 रुपये। नेक्स्ट ईयर में आपको लग रहा है कि मेरा प्रॉफिट आया कम, तो मैंने क्या किया, तो आपको लगा आपका प्रॉफिट और भी ज्यादा आ गया, तो आपको लगा कि ठीक है इस बार तो मैं WDB भी ले सकती हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, हमें जो मेथड इस साल यूज किया है कमिंग ईयर्स में भी हमारा सेम ही यूज होगा। जैसे कि अगर हम एक और मेथड ले कि जो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होती है, जो भी मेरा स्टॉक साल के एंड में बचा होता है उसकी वैल्यूएशन भी होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कैसे हम वैल्यूएट करते हैं, वो आगे और एडवांस लेवल पे ही पढ़ेंगे हम। उसमें भी बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज FIFO मेथड, LIFO LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और एक वेटेड एवरेज मेथड है। ऐसे ही 3 टाइप्स के मेथड है, जो भी हम कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर हमने एक साल में FIFO मेथड फॉलो की है तो हमें नेक्स्ट सालों में भी हम FIFO मेथड ही फॉलो करेंगे, ये नहीं हम FIFO मेथड पे चले जाए। तो क्या है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जिससे मेरा जो सेम है, जिससे मेरा जो बिजनेस का जो ट्रू एंड फेयर पिक्चर है वो सेम है। ये नहीं है कि मैं कभी कुछ फॉलो कर रही हूँ, कभी कुछ फॉलो कर रही हूँ। तो ये क्यों होता है कि जिससे हमारा जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी हमारा रीड कर रहा है, जैसे जो ऊपर वाले केस में हमारा जो C रीड कर रहा था, तो अगर हमने एक साल में जो भी कर रखा है, जो भी चीज़ें फॉलो कर रखी है, जो भी प्रैक्टिस अडॉप्टेड कर रखी है, वो हमने नेक्स्ट ईयर में भी सेम कर रखी है, जिससे वो कंपैरिजन सही से कर पाए कि इस साल में भी इसने यही चीज़ें प्रिंसिपल अडॉप्ट किया था, इस साल में भी इसने यही चीज़ें फॉलो की थी। तो उससे बेसिस पे इसका कंपैरिजन, जो दोनों सालों का कंपैरिजन है वो इजीली अच्छे से हो जाए, दिक्कत ना है। तो क्या है, ये हेल्प करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और कंपेरेबल भी हो जाएगा। 2 चीज़ें 2 साल में अगर हम सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल पॉलिसीज लगाएंगे तो कंपैरिजन भी इजी हो जाएगी। अगर हम एक साल में WDB से लगाएंगे, दूसरे साल में SLM बेसिस पे लगाएंगे, तो कंपैरिजन करने से भी हमारा कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक्यूरेट रिजल्ट हमारा आएगा ही नहीं। चाहे हम चेंज भी कर सकते हैं, हम चीज़ों को, कंसिस्टेंसी को हम चेंज भी कर सकते हैं। हमें
देखो, अगर लॉ ने बोल दिया हो कि तुम चेंज कर लो, तो हम चेंज कर लेंगे। हम मेथड चेंज कर सकते हैं, प्रिंसिपल चेंज कर सकते हैं, पॉलिसीज चेंज कर सकते हैं, जो भी हम पॉलिसीज कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिसीज हम चेंज कर लेंगे। अगर आईसीआई ने बोल दिया, आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसके स्टैंडर्ड्स में उसने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उस स्टैंडर्ड्स में कोई चेंज आया हो, उसके हिसाब से भी हम चेंज कर सकते हैं। या तो लॉ ने हमें बोल दिया हो, लॉ के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं अपना मेथड। थर्ड नंबर है कि कुछ भी ऐसी चीज हो कि हमें बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इस मेथड को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, तो भी हम चेंज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है मेरा, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसके लिए भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी हम यूज कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, सारे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो हम यूज कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, तो हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन हम 3 कंडीशंस पे उसको चेंज कर सकते हैं, अगर लॉ ने हमें बोल दिया, या फिर आईसीआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोलते हैं उसने हमें बोल दिया कि तुम चेंज कर लो, या फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि हम बेटर प्रेजेंटेशन कर पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो भी हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। पॉइंट है थर्ड, हमारी जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो क्या है, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल में क्या है, हमने जैसे जो अपने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर में बहुत सारी टर्म समझी है, वो क्या थी हमारी, कि एक तो हमें परचेज पता है जो हम खरीदते हैं, और एक हमारी सेल है, ये भी हमने टर्म समझी है। परचेज और सेल, हम गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं। आप सपोज आपने कुछ परचेज किया और आपके पास पैसे नहीं थे, आपका बन गया क्रेडिटर्स, आपने क्या क्रेडिटर्स को कि मैं तुझे बाद में पे कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो परचेजेस है, ये परचेजेस आप कब परचेजेस मानोगे, अभी परचेजेस मानोगे। अभी सपोज आपका मई चल रहा है, अभी आप, और आपने क्या किया, जून में जाके उसको पेमेंट की, या फिर आपने क्या किया, अगले साल जाके उसको पेमेंट की, ठीक है। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ जून में पेमेंट की, ठीक है। आपने परचेजेस किया सामान, लेकिन आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपका बन गया वो क्रेडिटर्स। आपने बाद कहा मैं उसको आपको अगले महीने पे कर दूंगा, तो आपने मई में परचेजेस किया, आपने पैसा कब दिया, जून में दिया। तो बच्चों मुझे बताओ कि आप परचेजेस उसको मई में मानोगे, आपने कब परचेज किया, मई में या जून में। तो अब इसका क्या है, हमें क्या माननी है, हमें माननी है उसको कि वो परचेज हुई उसकी अपनी मई में, चाहे मैंने उसको कभी भी पैसे दिए, लेकिन वो ट्रांजेक्शन मेरी अक्कर कब हुई, वो ट्रांजेक्शन मेरी कब हुई, वो ट्रांजेक्शन जब भी होती है तभी मुझे मानना है। हमें ये नहीं देखना इरिस्पेक्ट मैंने उसकी कैश पेमेंट कब की है, कैश रिसीव मुझे कब हुआ है, मुझे वो कंसिडर पॉइंट नहीं करने हैं। मुझे क्या कंसिडर करने हैं कि वो ट्रांजेक्शन मेरी कब अक्कर हुई है। देखो, एक्रूअल कंसेप्ट क्या होल्ड करता है कि ट्रांजेक्शंस इज रिकॉर्डेड एट द टाइम व्हेन इट हैज टेकन प्लेस एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट इन कैश टेकन प्लेस। मुझे कब दिमाग में लेनी है, जब मेरी वो ट्रांजेक्शन, कब मुझे रिकॉर्ड करनी है, जब मेरी वो ट्रांजेक्शन हुई है। मुझे ये नहीं देखना उसके रिलेटेड मेरा कैश कब आया कब गया। जैसे कि इसी केसेस में मैंने कब देखा परचेज, मई में देखा, मैंने परचेज कब किया था, मई में। चाहे इससे रिलेटेड मैं उसको पेमेंट जून में करूँ, पेमेंट मैं नेक्स्ट ईयर करूँ, मुझे वो पेमेंट कंसिडर नहीं करनी। मुझे बुक्स में कब परचेजेस कंसिडर करनी है, मई में। ऐसे ही मेरा जो सेल है, मैंने किसी को सेल की एबीसी कंपनी को, ठीक है, और उसने, उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो क्या बन गया बच्चों, मेरा डेटर्स बन गया। तो अब मैं जो सेल है, सेल मैंने उसको सपोज की मई में, सपोज मैंने उसको सेल की जुलाई में, और उसने मुझे पैसे बच्चों दिए अप्रैल में, नेक्स्ट अप्रैल में, ठीक है। तो मैं सेल कब मानूंगी, जुलाई में मानूंगी, अप्रैल में मानूंगी, मैं सेल मानूंगी जुलाई में, जब मेरी ट्रांजेक्शन हुई है। इरिस्पेक्ट जब मुझे पैसे मिले हैं, मुझे वो नहीं देखना है, मुझे कैश से कोई मतलब नहीं है, मुझे बैंक से कोई मतलब नहीं है। मुझे वो ट्रांजेक्शन कब माननी है, जब मैंने वो ट्रांजेक्शन ऑकर हुई। मतलब कि अगर मेरा सेल जुलाई में हुई है, तो मुझे सेल कब माननी है, जुलाई में ही माननी है, चाहे मुझे उसके पैसे बाद में मिले हो, वो मुझे, मेरे लिए मैटर नहीं करता। तो एक्रूअल का क्या मतलब है कि तभी मुझे कंसिडर करना है जब मेरी ट्रांजेक्शन टेकन प्लेस हुई हो। सेटलमेंट ऑफ सेटलमेंट इन कैश मुझे कंसिडर नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे सब में ही आपकी यूज में आने वाली है। तो इस कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छे से समझ ले। जैसे कि अब इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका आया है अप्रैल का, और उसकी ड्यू डेट है जून की। तो आपने क्या किया, अप्रैल इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली, मई में उसका बिल आया, और कहा कि आप मई जून तक उसको
जमा करा देना। तो आपको वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो खर्चा है वो कौन से महीने में बुक करना है, अप्रैल में बुक करना है। इंस्टीड आपने पेमेंट कब की है उससे कोई भी रेलिवेंस नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये एक्रूअल वाला, ठीक है। क्लियर, हमने 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ लिया, 3 अजम्पशन पढ़ी है। सबसे पहले तो बिजनेस चलता रहेगा, जैसे पानी में चलता रहता है ऐसे हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस भी चलता रहेगा, गोइंग कंसर्न है। दूसरा मेरा क्या है, कंसिस्टेंसी है। हमने एक जो पॉलिसीज जो है आज अडॉप्ट किया है, इस साल अडॉप्ट किया है, वो मेरी लाइफ में भी आगे हर साल ही मेरी यूज होने वाली है। दूसरी मेरी कंसिस्टेंसी है। तीसरी बच्चों मेरी क्या है, एक्रूअल बेसिस है। एक्रूअल में क्या है कि जब भी मेरी ट्रांजेक्शन हुई है मुझे उसी साल में अपनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, चाहे मेरे को पैसा आगे पीछे कभी भी मिला, इट डजेंट मैटर फॉर मी। देखो मैंने अभी क्या कहा था कि मुझे पैसा जो है, पैसा जो हिट हो रहा है, कैश जो हिट हो रहा है, बैंक जो हिट हो रहा है, मुझे फ्यूचर में हो रहा है। अगर लेट्स से एन एग्जांपल, मेरे पास मैं आई ABCU में, मैं गई XYZ लिमिटेड के पास कि मुझे तुमसे ये परचेज करना है, तो एडवांस, तो XYZ ने कहा तुम पहले एडवांस बुक करा लो तो मैं ये चीज़ आपको बेच दूंगा। जैसे कि मैं एग्जांपल जाती हूँ, मैं किसी शॉप पे जाती हूँ, ठीक है, मैं शॉप पे जाती हूँ कि भैया ये चीज़ मुझे चाहिए, तो वो कहता है कि अभी तो मेरे स्टॉक में नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ आप पीछे से मंगवा देता हूँ मार्केट से, मतलब जब भी मैं मार्केट जाऊँगा सदर बाजार वगैरह तो मैं आपकी मंगवा दूंगा, लेकिन आप इसके बदले मुझे क्या करो, मेरे को एडवांस पेमेंट कर दो, मुझे थोड़ा सा एडवांस दे दो। तो मैंने क्या किया, उस दुकान वाले भैया को 10,000 रुपये एडवांस दे दिए कि आप मेरी ये चीज़ मंगवा लेना। तो वो जो दुकान वाले भैया ने मेरी चीज़ मंगवा दी और उसने मुझे अगले महीने दे दी, वो चीज़ 15,000 की है। तो वो जो भैया है ना, वो अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड करेंगे, जब उन्होंने मुझे 15,000 की चीज़ सेल आउट की है। जब नहीं करेंगे जब उन्होंने मुझे एडवांस, मेरे से एडवांस लिया है। क्लियर, जब मैं अपनी बुक्स में कब परचेजेस करूंगी, कब परचेजेस एंटर करूंगी, जब मैंने उससे 15,000 की चीज़ ली है। जब नहीं करूंगी जब मैंने उसको एडवांस दिया है। तो ट्रांजेक्शन मेरी कब ऑकर होगी, मेरी जो परचेज वाली ट्रांजेक्शन मेरी कब ऑकर होगी, जब मैंने उससे चीज़ें परचेज किया है, ना कि तब जब मैंने उसको उसके रिगार्डिंग एडवांस पे किया था। क्लियर, चाहे पहले पैसे दिए हो चाहे बाद में पैसे दिए हो, कोई मैटर नहीं करता, हमें ट्रांजेक्शन्स कब रिकॉर्ड करनी है, जब वो ट्रांजेक्शन एक्चुअली में हैपन हुई हो। क्लियर, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी, यहीं पर ही क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वो, बहुत सारे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और भी, ये 3 मेन थे। कभी भी आपको आ जाए, इसको हमें कैसे याद करना है बच्चों, GAC, ठीक है, गोइंग, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल बेसिस और कंसिस्टेंसी। जैसे हमारा गैस होता है GAS, इसकी जगह गैस में गैप, गैप। क्लियर, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल बेसिस और कंसिस्टेंसी। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी।